अब ना वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल में किसी मोमेंट या पोजीशन, पोजीशन का मतलब हो गया उसका वाई कोऑर्डिनेट या फिर एक्स कोऑर्डिनेट या फिर दोनों ही कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि मान लो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया हम लोगों ने विद सर्टेन स्पीड u एंड एंगल थीटा, आफ्टर सम टाइम जब इसकी लोकेशन यानी कि पोजीशन ग्राउंड से y डिस्टेंस पर है, मतलब इसकी हाइट हाइट अगर y मान लेते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी, है ना। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट, और एक क्वेश्चन होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम कि इसके कुछ t सेकेंड्स के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी, सॉरी इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो इसमें एक जो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट कल के क्लास में डेरिवेशन के टाइम पर हम लोगों ने किया था, अगर आप रिकॉल करो कल के नोट्स देखोगे तो उसमें एक पॉइंट यूज हुआ था कि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो u इंटू कॉस ऑफ थीटा था, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट u इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस जी इंटू टी था। ये डेरिवेशन कल हो चुका है क्लियर, फिर से करें यस या नोट्स में लिखा है आप लोगों ने? यस यस ठीक, भाई यही यूज करना और कुछ नहीं करेंगे इसमें। मतलब कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी भी टाइम t के करस्पॉन्डिंग निकालने के लिए हम यही दोनों बेसिक रिलेशन लगाएंगे। उसका x कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो u cos थीटा, और y कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो u sin थीटा माइनस gt। और फॉर्मूले से ही क्लियर है यार कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है उसमें कोई टाइम का टर्म नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है ये। वेल इसमें कहीं कोई टाइम इन्वॉल्व है नहीं, मतलब t इक्वल टू 1 रखो चाहे t इक्वल टू 2 रखो चाहे t इक्वल टू 3 रख लो, सेम ही आंसर आना है u cos थीटा। और इसको हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं करता कभी, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज u मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार हेल्प करता है क्वेश्चंस कि प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा u cos थीटा रखिए ऑलवेज, जिसमें u इनिशियल स्पीड है और थीटा इनिशियल मोमेंट पर हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि y हाइट पर एट y हाइट, एट दिस y हाइट इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी और वो कौन से डायरेक्शन में होगा, मतलब ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने को आती है। तो अगर आप पोजीशन के हिसाब से चल रहे, फिर से सुनना, अगर न्यूमेरिकल्स में ये पोजीशन यानी कि हाइट गिवन हुआ तो इस वेलोसिटी और ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम एनर्जी वाला मेथड यूज करेंगे, हम काइनेमेटिक्स में नहीं जाएंगे। अगर अगर हाइट के फॉर्म में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी मेथड ज्यादा मतलब सिंपल मेथड पड़ेगा आपको। जैसे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जब इसकी हाइट y होगी उस टाइम की काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² एंड देन पोटेंशियल एनर्जी प्लस mg इंटू y। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, v इक्वल टू रूट ऑफ u² माइनस 2gy। चेक कर लो आप लोग वैसे। बोलो जल्दी बताओ यार। यस यस सर ये ना v अंडर रूट ऑफ u² माइनस 2gy। हाँ राइट। ना y क्या है इस केस में, अगर इसको और ज्यादा जनरल करना चाहते हो, मतलब अपनी टेंशन रिलीज करना चाहते हो, तो एक काम ये कर लो आप, हम ऐसा मान लेते हैं कि जब स्टार्ट किया गया था तो कोऑर्डिनेट x0 y0 थे, जैसे कि कल वाली क्लास में किया था वैसे ही करते, और कुछ टाइम के बाद इसके कोऑर्डिनेट x, y हो गए। जरूरी तो है नहीं कि प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से ही स्टार्ट हो सकता है वो ग्राउंड के ऊपर से स्टार्ट होता हो।
तो अगर x नॉट y नॉट से स्टार्ट करता है और बाद में xy हो जाता है तो हम और ज्यादा जनरल जब जाएंगे ना, और जनरलाइज फॉर्म में, तो ये पूरी हाइट आपकी y है और ये पूरी हाइट आपकी y नॉट है। तो इन अ मोर जनरलाइज एक्सप्रेशन इनिशियल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, और अगर वो स्टार्टिंग करते वक्त ग्राउंड से y नॉट डिस्टेंस पे था तो प्लस एम जी वाई नॉट, एंड ऑब्वियसली बाद में अगर वो y डिस्टेंस पर है तो फिर उसको लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस एम जी वाई। तो इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिर्फ एक चेंज आता है, यहाँ पर जो y आ रहा है उसकी जगह आपका मिल जाएगा y माइनस वाई नॉट। तो आप चाहें तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हो, ये रिजल्ट आप चाहो तो यूज कर सकते हो कि v बराबर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2g y माइनस वाई नॉट। बस ये दो कंसेप्ट लगा करके ना आंसर आ जाएगा। एक तो हम क्या करेंगे, स्पीड कैलकुलेट कर देंगे इसका यूज करके, और अगर ये नहीं भी याद आ रहा है, मान लो रिजल्ट याद नहीं है, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन करती है, उससे अपने आप आंसर आ जाएगा। और इसको निकालने के बाद फिर हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में दिखाता हूँ इसे। जैसे कि पहला सब बहुत ही बेसिक एग्जांपल लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल। अगर कहा जाए कि एक 10 मीटर की हाइट से और एक बॉडी को हम लोगों ने यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया हॉरिजेंटली, 10 मीटर हाइट से 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजेंटल थ्रो करे, तो जब ये ग्राउंड पर आएगा तो उसमें कितनी स्पीड आएगी एंड उस टाइम पर वो हॉरिजेंटल से क्या एंगल बना रहा हो। स्पीड और एंगल दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, या इनकी हो सकता है किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए। तो जब आपको हाइट नोन हो, हाइट वाला टर्म पता हो, तो आप ये रिजल्ट डायरेक्टली लगाओ, v इक्वल टू रूट ऑफ, ऑब्वियसली ग्राउंड को ओरिजिन मान लेंगे 0,0, ये y एक्सिस और ये इधर अपना x एक्सिस। तो इधर वाले कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 0,10, और ये वाला कोऑर्डिनेट इसका अगर ये r डिस्टेंस हो तो r कॉमा y कोऑर्डिनेट 0 लिख देंगे। u स्क्वायर हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर माइनस 2 g की जगह 10, y मतलब कि फाइनली, तो फाइनली y इज 0 एंड y नॉट इनिशियल मूवमेंट पर 10। तो अपने आप प्लस माइनस एडजस्ट होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली प्लस एंड माइनस सब एडजस्ट होते रहेंगे, एंड v की वैल्यू आ जाएगी 400 और इधर से आपका आ जाएगा प्लस 600, मतलब कि 10√6 आ जाएगा आंसर। स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी और उसके बाद एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये वाला कंसेप्ट, फॉर एंगल दिस कंसेप्ट दैट वेलोसिटी का अगर x कंपोनेंट कैलकुलेट करें, तो अगर ये वेलोसिटी अल्फा एंगल पर है तो इसका जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v और अल्फा के हिसाब से, तो दैट विल बी v इंटू कॉस अल्फा। v इंटू कॉस अल्फा ये हो गया x कंपोनेंट वेलोसिटी का एट दिस पॉइंट, और ये बराबर होना चाहिए u इंटू कॉस थीटा के। तो u हो गया 20 एंड कॉस थीटा, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंका गया है तो कॉस 0 डिग्री हो गया, क्योंकि और v निकाल चुके इसमें। v आप 10√6 कैलकुलेट कर चुके हो, तो उससे कॉस अल्फा की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से मिल जाएगी। ठीक है भैया? यस तो बड़ा आसान है, एनर्जी मेथड से करके ना, जिन जिन क्वेश्चंस में हाइट का टर्म गिवन हुआ, हाइट, तो वहां पर डायरेक्टली इसको लगाइए या एनर्जी कंजर्व कर लीजिए और पहले स्पीड कैलकुलेट कर ले, और उसके बाद ये कंसेप्ट लगा दो कि फाइनल वाले वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो इनिशियल वाले वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बराबर करना है, u cos थीटा के बराबर करना है उसको। दोनों चीजें बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाती है। अब अगर टाइम वाला कंसेप्ट करें, ये तो हो गया मतलब जिसमें जिन जिन क्वेश्चंस में हाइट गिवन होगी उन क्वेश्चंस के लिए। जिन क्वेश्चंस में टाइम दिया जाता है, मतलब टी का टर्म आ जाए, तो वो उसका भी एग्जांपल देख लो आप। यही वाला एग्जांपल फिर से उठाओ, सेम एग्जांपल। बॉडी प्रोजेक्टेड विथ 20 मीटर पर सेकंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड देन क्वेश्चन इज
आफ्टर 1 सेकेंड और आफ्टर 2 सेकेंड्स कोई भी टाइम ले लेते हैं, सपोज आफ्टर 1 सेकेंड, तो आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी एंड क्या एंगल बनेगा उसमें 1 सेकेंड के बाद। तो अब हम ये वाला रिजल्ट लगा देंगे। आपको जिस टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही हो उसको v मान ले, उसका एंगल मान ले। जिस टाइम पर वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट आई है उस टाइम पर वेलोसिटी को v मान लिया जाए, उसका एंगल अल्फा मान ले। और इन टर्म्स ऑफ v एंड अल्फा, इन टर्म्स ऑफ v अल्फा x कंपोनेंट देखें, तो इन टर्म्स ऑफ v एंड अल्फा x कंपोनेंट को लिखेंगे v cos अल्फा एंड दैट शुड बी u cos थीटा, यानी कि 20 into cos थीटा 0 डिग्री बिकॉज हॉरिजॉन्टल है। फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ v एंड अल्फा, तो वो लिखेंगे v sin अल्फा, u sin थीटा 20 sin थीटा, हॉरिजॉन्टल फेंका गया है 0 डिग्री, माइनस g इंटू टाइम। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, नहीं वो नहीं, हाँ एज पर द डायग्राम ये जो वेलोसिटी आ रही है इसका जो y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आएगा vy, एज पर दिस डायग्राम इस वेलोसिटी का y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एज पर डायग्राम वेलोसिटी का y कंपोनेंट नेगेटिव साइड पे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो v sin अल्फा है इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे जस्ट बिकॉज डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड है। बाकी अपना सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। v cos अल्फा की वैल्यू 20 आ गई फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से v sin अल्फा की वैल्यू 10 आ गई। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर लो आप, दोनों इक्वेशंस स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस और उनको ऐड कर दें अगर, तो v की वैल्यू मिल जाएगी। उतना आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो v की वैल्यू 10√5 आ जाएगी। और फिर वो चाहे यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, लाइक इसमें रख देंगे तो cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो गया 20 एंड डिवाइडेड बाय दिस v 10√5। इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी निकालने वाले क्वेश्चन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस समय वेलोसिटी निकालनी है पहले उसको v और उसका मैग्नीट्यूड v मान लीजिए, उसका एंगल अल्फा मान लीजिए, ये दोनों काम कर ले। क्वेश्चन में अगर टाइम की जरूरत पड़ रही है तो ये वाला कंसेप्ट लगाओ, अगर हाइट वाला कंसेप्ट है तो फिर डायरेक्टली इससे स्पीड आ जाएगी। यस सर। ठीक है, चलो आगे दिखाएंगे। जैसे कि अभी कंसेप्ट को चेंज ना करना, वरना क्वेश्चन टू क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला ढूंढने बैठ जाओगे फिर फंस जाओगे। अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया अगेन 20 की स्पीड पर, और ये एंगल उसका 60 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम velocity vector is at angle of 30 डिग्री, मान लो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे दिमाग में तुरंत ये आता है कि आप पता नहीं कौन सा फॉर्मूला कुछ होगा इसका। आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी और टाइम के बारे में कुछ भी बात की जा रही है तो टाइम कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द वेलोसिटी एंड टाइम कैलकुलेट करना है, तो आपको सिर्फ ये दोनों दिमाग में आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में टाइम कैलकुलेट करना है और जो भी इंफॉर्मेशन सामने दी गई है वो वेलोसिटी की दी गई है, तो हम ये वाला कंसेप्ट यहाँ दिमाग में लगा रहे हैं। मान लेंगे कि टी टाइम बाद वेलोसिटी 30 डिग्री के एंगल पर है और उसको v मान लेते हैं, सपोज वेलोसिटी v है। अब v और 30 डिग्री के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ v एंड 30 x कंपोनेंट की वैल्यू वो लिख देंगे v इंटू कॉस 30 एंड दैट शुड बी u इंटू कॉस थीटा, मतलब कि 20 इंटू कॉस 60।
20 cos 60 is 10, इससे v आ जाएगा and y component. So in terms of a v and 30, the y component of the velocity will be v sin 30 should be u into sin theta, यानी कि 20 into sin 60 minus g into t, 10 into t. यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें और टाइम को कैलकुलेट करने कितना आएगा? 2/√3। बस हम फॉर्मूला नहीं बोलना चाह रहे, बस ये बात ये है, कुछ नहीं। फॉर्मूला लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है इसका। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर टाइम और वेलोसिटी से रिलेटेड कोई भी बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो हमारा दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि हमें ये कंसेप्ट लगाना है। अगर हाइट की बात की गई है तो हमें ये वाला कंसेप्ट लगाना है। आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. यस सर। सिंपल है क्वेश्चन, कंसेप्ट ये वाला सिंपल है। और देखो आगे, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से होता है, यहाँ सिर्फ लैंग्वेज रीड करने का पार्ट है। अगेन सपोज 20 की स्पीड से थ्रो किया, 60 डिग्री एंगल पे ही थ्रो करते हैं, एंड नाउ द क्वेश्चन इज एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट direction of velocity, at what height the direction of velocity will be 30 डिग्री। तो अभी क्वेश्चन बैक टू बैक मैं लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझ पाओ। पिछले क्वेश्चन में पूछा था एट व्हाट टाइम, अब पूछ रहे हैं एट व्हाट हाइट। ये डिफरेंशिएट कर रहा है। टाइम पूछा था तो हमारा ध्यान इस पे जाएगा, हाइट पूछ रहे हैं तो हम इसकी तरफ देखेंगे। हाइट में ये वाली चीज, मतलब एक ये वाला कंसेप्ट तो आपको लगाना ही है, हर क्वेश्चन में लगाना है, ये कंसेप्ट तो कॉमन है। बाकी अगर टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो ये इक्वेशन, हाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो ये वाली इक्वेशन, ये तो सब जगह काम करेगी। तो एट व्हाट हाइट मान लेते हैं y हाइट है और ये 0,0 है, उस पर वेलोसिटी है 30 डिग्री के एंगल पर। तो एक इक्वेशन हमेशा ये लगाओ ऑलवेज। तो in terms of v and 30, in terms of v30, it is a v cos 30, which is again 20 cos 60 10, तो v आ जाएगा और फिर हम यहाँ चलेंगे, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 20/√3, वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो v की यहाँ पर वैल्यू रखी 20/√3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2 g की जगह 10। अच्छा एक और बात बता दें, इन इक्वेशंस में g का साइन नहीं रखोगे आप, g की सिर्फ वैल्यू रखिए। जो मेथड मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी मेथड कल और आज में मैंने बताए हैं, उनमें g को सिर्फ 10 रखना है, +10 या -10 ऐसा कुछ नहीं करना। y, तो जो ये हाइट है माइनस y0 0, मेरे ख्याल से इससे y निकाला जा सकता है, कितना आएगा? 40/3। 40/3 प्लस इतना ही। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई ना कि एक ये इक्वेशन और इन दोनों में चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, टाइम की बात है तो ये वाली, हाइट की बात है तो ये वाली। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलिए अब आगे देखो। बाकी इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो और क्लियर होगा, ऐसे नहीं, इसके जब न्यूमेरिकल्स होंगे तब ज्यादा क्लियर होता है। अब यार ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं हमारे सामने, मतलब कल जैसे हम लोगों ने किया था पोजीशन टाइम, आज हम लोगों ने किया वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी हाइट, इस तरीके के कंसेप्ट्स हैं ना। कुछ क्वेश्चंस में कंसेप्ट जो होता है रेंज का होता है, मैक्सिमम रेंज का, और टाइम ऑफ फ्लाइट्स का, कुछ ऐसे भी कंसेप्ट होते हैं हमारे। सॉरी, रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये 2-3 कंसेप्ट रखते हैं। तो अभी हम बात, अब जो डिस्कशन हो रहा है वो हो रहा है मैक्सिमम रेंज के लिए, प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम रेंज की क्या कंडीशंस होती है।
है ना, कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें रेंज मैक्सिमाइज करना है, तो क्वेश्चन पूछना है कितने एंगल पर उसको थ्रो करना चाहिए। तो इसका जो सबसे बेसिक वाला केस है वो तो आपका नॉर्मल, वो सबको याद होता है इनफैक्ट, वो तो अभी नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता था तो उसके फोटोज के साथ कई लोगों ने एंगल बना करके भी दिखा दिया था कितने एंगल पर उसने फेंका। तो अगर आप यू स्पीड से फेंकें और जहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जहां पर प्रोजेक्टाइल खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग और एंड ये सेम लेवल पर होने चाहिए। जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया है उसी लेवल पर प्रोजेक्टाइल खत्म नहीं होना चाहिए। लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन। मतलब अगर ग्राउंड से फेंका है तो ग्राउंड पे आ जाना चाहिए। तो इसका बड़ा कॉमन है, क्योंकि इस केस में रेंज का एक बहुत ही कॉमन रिजल्ट जो बोर्ड के टाइम से आप लोग को याद है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी करके। और इसका रिजल्ट भी हमको ये पता है कि इसमें रेंज का मैक्सिमम वैल्यू तब आता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री करते हो, क्योंकि मैक्सिमम रेंज करने के लिए हमें साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो मतलब कि फॉर अ गिवन स्पीड, देखिए वैसे तो रेंज आप तब भी बढ़ा सकते हो ना अगर आप स्पीड बढ़ा दो, ऑब्वियस है जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा रेंज होगा। बट अगर गिवन स्पीड का मतलब स्पीड को आप चेंज नहीं कर सकते। आप फॉर अ गिवन स्पीड मतलब आपसे कहा जाए कि आपको फेंकना 20 मीटर पर सेकंड सही है, आप 21 नहीं कर सकते, 19 नहीं कर सकते। तो अगर हमारी स्पीड के वेरी करने का ऑप्शन खत्म है तो हम एंगल वेरी करेंगे। एंड देन उस केस में आर मैक्सिमम करने के लिए, फॉर आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा की वैल्यू को 1 रखते हो, जो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे हो जाएगी। एंड देन मैक्सिमम रेंज की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू मिल जाती है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। बहुत ही कॉमन रिजल्ट है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा आप में से, वो सभी लोगों को इसका आइडिया होगा, है ना यार। कुछ करें इसको एक्सप्लेन, ये रिजल्ट सबको सभी को मतलब याद रहता है अभी तक। Yes, sir. Yes, sir. Yes. और एक और ऑब्वियस सी कॉमन सी चीज है, करवाएंगे पूरा, रेंज और थीटा में ग्राफ कैसा बनता है, तो वो भी आसान सा है। रेंज साइन थीटा है तो साइन वाला ग्राफ आएगा, थीटा को 0 डिग्री रखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो रेंज की वैल्यू 0 आएगी, मतलब ये वाला पॉइंट। थीटा को 90 डिग्री रखें अगर, तो 2 थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, साइन 180 डिग्री भी 0, तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री रखेंगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है, हाफ साइन वाला ग्राफ, पूरा साइन नहीं, कंप्लीट साइन ग्राफ तो उसमें नीचे भी जाता है ऐसे, बट ये आधा साइन कर्व है, हाफ साइन कर्व। और साइन कर्व एक परफेक्ट सिमेट्रिकल कर्व होता है। साइन कर्व अपने मैक्सिमा के अबाउट परफेक्टली सिमेट्रिक ग्राफ है। परफेक्ट सिमेट्रिक मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, इसीलिए 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज कह रहे हैं, जिसकी वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी। अब परफेक्ट सिमेट्रिक ग्राफ होता है ये, और सिमेट्री ऑफ ग्राफ से ही ये कहा जा सकता है, सिमेट्री ऑफ ग्राफ से आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम इधर से थीटा एंगल पर चले, ओरिजिन साइड से थीटा एंगल, और इधर 90 वाले से भी थीटा एंगल है इधर की तरफ, तो इधर से थीटा एंगल जाने पर जो आपको रेंज मिलेगा और 90 से थीटा पीछे आने पर जो आपको रेंज मिलेगी, ये दोनों रेंज बराबर आएगी, यहाँ और यहाँ सेम रेंज आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। हाफ ग्राफ, ये जो हाफ वाला ग्राफ है उसकी इमेज उस तरफ बनी हुई है, इधर की इमेज बनी है, तो यानी कि इस एंगल के करस्पॉन्डिंग और एक दूसरे एंगल के करस्पॉन्डिंगली सेम रेंज मिलते हैं आपको, तो इसको ये कहा जाता है कि टू एंगल्स फॉर द सेम रेंज। वो कौन कौन से एंगल हुए सेम रेंज करने के लिए? तो एक एंगल हमारा इधर से थीटा है, Theta 90 minus theta. और इधर, हाँ इधर से जब थीटा एंगल लेंगे, 90 वाले से थीटा लेंगे, तो ओरिजिन से उसकी जो वैल्यू बनेगी यहाँ से,
वो हो जाएगी 90 माइनस थीटा एंगल। मतलब थीटा एंगल और 90 माइनस थीटा एंगल दोनों ही एंगल्स पर आपको सेम रेंज मिलेगी, प्रोवाइडेड कि हमने स्पीड चेंज न की हो। मतलब ये सॉरी कि आप प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन स्पीड से थ्रो करें एट थीटा एंगल, तो जितनी रेंज आएगी उतनी ही रेंज उसकी तब भी होगी जब उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल आप 90 माइनस थीटा बनाते, तो भी वो उसी पॉइंट पर जाकर के लैंड करेगा, सेम रेंज है। कंडीशन कॉमन है कि यहाँ पर जो स्पीड है वही स्पीड यहाँ होनी चाहिए, सेम स्पीड पर थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंगल गिव द सेम रेंज, बट वो हाइट और टाइम में डिफरेंस होगा, बिकॉज प्रोजेक्टाइल के जो बेसिक रिजल्ट्स हैं उस हिसाब से जो मैक्सिमम हाइट का हमारा फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो बेसिक रिजल्ट है वो है 2u साइन थीटा बाय g। इनको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, ये स्कूल वाले रिजल्ट्स है तो थोड़ा याद रहता है। नेचुरल सी बात है ना यार कि टाइम सेम नहीं हो सकता, तो रेंज सेम आएगी बट टाइम में डिफरेंस होगा। अगर पहले वाले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, तो t1 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर थीटा यूज होगा और t2 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा यूज होगा, और साइन 90 माइनस थीटा बेसिकली कॉस थीटा बन जाएगी। सिमिलरली हाइट कैलकुलेट करनी होगी तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की हाइट कैलकुलेट यानी h1 कैलकुलेट करने के लिए थीटा रखोगे यहाँ, और h2 कैलकुलेट करने के लिए थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म बन जाएगी। कुछ पूछना है इसमें यार आप लोग को? नो सर। ठीक है, आराम बिना हेजिटेशन के, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आसान है। वैसे हो सकता है आप लोग अगर टफ लग रहा हो तो बता देंगे, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि मतलब कोई बहुत डीप कंसेप्ट नहीं है, फिर भी देख लो। सर ऐसे रिलेशन और निकल जाएगा क्या बच्चा? टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर 20 माइनस थीटा से। हाँ, रिलेशंस तो आते हैं। ये जो आर्टिकल अभी आपके स्क्रीन पर है ना, इस आर्टिकल पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इन सारे पॉइंट को लेकर के भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बट वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। मतलब चलो यार, ये तो हो गया आपका बेसिक प्रोजेक्ट है, इसमें मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल पर आ रही है। इसके आगे बढ़िए, एक आपका वो होता है ना ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल की एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होती है, वो भी बता दें। और वो बताना क्या है ऑलरेडी कर चुके, लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं, बस उसको थोड़ा सा फॉर्मल करना है। मान लीजिए 0,0 से स्टार्ट हुए और ये वाला पॉइंट आपका x, y किसी पॉइंट पर, तो कल वाली क्लास के हिसाब से हम लोगों ने ये लर्न किया था कि x बराबर, इसमें x0 और y0 0 है, तो x बराबर u cos थीटा t और y बराबर u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये अपने कल वाली क्लास के रिजल्ट है, कोई नया रिजल्ट है। इसमें करते ये हो कि यहाँ से टाइम की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखते हो, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम t की वैल्यू निकालते हैं, उसको यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो उसके बाद एक रिजल्ट बनता है, वो ऐसा कुछ आता है, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जिसको बोलते हो कि ये उसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। बोलो बच्चा, ठीक है? यस लेकिन Yes, sir. अच्छा, Yes, लेकिन अब यहाँ
एक बात बता दें आपको बस यहाँ पर ये इक्वेशन जो आपने लर्न की है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, ये इक्वेशन 0,0 से स्टार्ट होने पर होगी, क्योंकि हमने वो ने जब कल पढ़ा था तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म अलग था। जनरलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर x बराबर था x0 प्लस u cos थीटा t, और जनरलाइज्ड फॉर्म में y बराबर था y0 प्लस u sin थीटा t। तो अगर हम इसको ध्यान में रख के चले तो देखिए कैसे करना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू लिखेंगे x माइनस x0 अपॉन u cos थीटा, और फिर जब सेकंड इक्वेशन में जाएंगे तो y बराबर y0 प्लस u sin थीटा, और t को रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा x माइनस x0 डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस हाफ g और t स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर करेंगे। तो इसका जो प्रॉपरली होना चाहिए, मतलब अगर हम जनरल फॉर्म के हिसाब से चले तो हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म में कुछ ऐसा रिजल्ट होगा, ये y बराबर y0 प्लस x माइनस x0 tan थीटा, यानी कुल मिलाकर के y माइनस y0 बराबर, सिंपल सी बात समझिए, y माइनस y0 बराबर x माइनस x0 tan थीटा माइनस g x माइनस x0 का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैथ के चेंज ऑफ ओरिजिन वाला कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, बट क्योंकि हम लोग की प्रैक्टिस इस चीज की होती है, हम लोग हैबिचुअल, हम लोग की आदत इसकी पड़ी हुई है, हर एक किताब में यही लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको मतलब इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ट्रेजेक्टरी के नाम पर यही याद आता है। इसमें कोई गलती नहीं है, ट्रेजेक्टरी की ये इक्वेशन पूरी तरीके से सही है। सिर्फ अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0,0 हो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट किसी और कोऑर्डिनेट को माना गया है तो फिर आप y की जगह y माइनस y0, y की जगह y माइनस y0, और जहां x टर्म आ रहा था वहां पर x माइनस x0। चेंज ऑफ ओरिजिन वाला कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का याद किया है, एक तरीके से ओरिजिन को x0 y0 पर शिफ्ट कर दिया गया है ना बच्चे। देखो Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ज्यादा जनरलाइज है। देखिए इसमें आपकी एक बाउंडेशन है, अगर आप ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लगाना चाहते हो तो आपकी एक लिमिटेशन है, आपको 0,0 हमेशा वही मानना पड़ेगा जहां पर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ है, उसी को 0,0 मानना पड़ेगा, और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, हम कहीं भी 0,0 मान सकते हैं। दोनों को मैं लिख के दिखा रहा हूँ, दोनों का रिजल्ट एक ही आता है। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से स्टार्ट हुआ, h हाइट से प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने u स्पीड से और थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो अगर हम ओरिजिन यहां माने, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको अगर आप ओरिजिन मानते हैं और ये y डायरेक्शन मानते हैं और ये x डायरेक्शन मानते हैं, तो हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे और इसके हिसाब से हो जाएगा y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर हुआ। बट वहीं पर अगर हम चेंज कर दें, क्योंकि ये हम लोग की अपनी चॉइसेस होती हैं, क्वेश्चन में हमको देखना पड़ता है कि कौन सा ज्यादा हमारे कन्वीनियंट है, u स्पीड हो थीटा एंगल हो, लेकिन अगर हमने मान लो ये कहा कि नहीं ओरिजिन हमने इसको बॉटम को माना है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और फिर हम इस पैराबोला की इक्वेशन चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0,h है, तो अब इस पैराबोला की जो इक्वेशन आएगी वो हम यहां से लिख लेंगे y माइनस y0, नाउ y माइनस y0 इज h इक्वल टू x माइनस x0, तो x0 0 है, सो बाकी ये x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों ही इक्वेशंस का राइट साइड सेम है, राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस का सेम आएगा, फर्क सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये y
और यहाँ y माइनस एच, और कोई डिफरेंस नहीं। तो अपने नीड के हिसाब से और अपनी जरूरत जैसी मतलब क्वेश्चन में है, या अपना कन्वीनियंट ये होता है कि हम यही 0,0 मान लें, बट उसको ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं बना सकते कि नहीं यही करना पड़ेगा। अगर हम कहीं और 0,0 करते हैं तो भी चल सकता है, ये चलेगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। राइट है। तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, चाहे ये वाला लिख लो चाहे ये वाला, एक ही है, क्या करें उसको, कोऑर्डिनेट का प्रॉब्लम। रेस्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड कर रहे हैं आगे। देखो इस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के ना कई सारी एप्लीकेशंस हैं हमारे क्वेश्चंस में। जैसे एक तो आपका मैक्सिमम रेंज है, अगर इसी h हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना हो विद सर्टेन स्पीड u एट थीटा एंगल, हम न्यूमेरिकल वैल्यू चूज कर लेते हैं। मान लीजिए आपको 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करना है, और ये हाइट जो है वो ये भी 10 मीटर है। 10 मीटर की हाइट से 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करना है, तो कितना एंगल होना चाहिए, कितने एंगल पर पार्टिकल को थ्रो करा जाए ताकि इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है ये मैक्सिमम आ जाए। इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं। ये मैक्सिमम रेंज करने के लिए यहाँ पर क्या एंगल चाहिए। अब ये 45 डिग्री इसका आंसर नहीं है। 45 डिग्री पर रेंज तब मैक्सिमम होती है जब प्रोजेक्टाइल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड वाला पॉइंट एक लेवल पर हो। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है और एंड वाला पॉइंट नीचे है, ऊपर नीचे है, उनमें हाइट आ रही है, 10 मीटर की हाइट का डिफरेंस है। तो 45 इज नॉट द आंसर। अब आंसर क्या है वो देखना है मुझे, मैक्सिमम रेंज करने के लिए आंसर। एक तरीका होता है कैलकुलस का। कैलकुलस का तरीका ये कहता है कि रेंज को कैलकुलेट किया जाए और मैक्सिमम और मिनिमम वाली प्रॉपर्टी लगाई जाए। और एक तरीका होता है ट्रेजेक्टरी का। तो अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट को ही ओरिजिन माने, तो जहां पर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ था वो आपका 0,10 हो जाएगा, और जहां पर ये खत्म हो रहा है वो r,0 होगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, सो r,0 कोऑर्डिनेट होगा। इसमें ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन आपको लिखनी है वो ये वाली होगी, y सेकंड वाला जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, y माइनस वाई नॉट वाला, तो वो 10, y माइनस 10, x माइनस एक्स नॉट 0, x माइनस एक्स नॉट 0 इंटू टेन थीटा, माइनस g 10 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो x है वो बेसिकली रेंज है, यानी x की जगह पर आप r लिख लो। इक्वेशन समझ में आई आपको? देखो यस सर। ठीक, और y कितना लिखे, y फाइनली आपका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0. तो y की जगह 0 हो गई, इक्वेशन तैयार हो गई हमारी। हम देखते हैं कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके क्या बच जाएगा। ये तो एक तो 0 चला गया, माइनस r स्क्वायर अपॉन 20 टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो 1 अपॉन 20 टेन स्क्वायर थीटा इंटू r स्क्वायर,
और क्या टर्म आएगा एक, ये आर टेन थीटा को उधर लेके जाएंगे तो माइनस आर टेन थीटा, और एक टर्म यहाँ पर होगा माइनस आर स्क्वायर बाई 20 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस आर स्क्वायर बाई 20, और इधर -10। एक बार क्रॉस चेक कर लेना सही लिखा है नहीं इक्वेशन। Yes, sir. Sir. देख लो साइन वाइन सब सही है, मतलब जो भी साइन यूज किए गए हैं वो सही है। Yes, sir. ठीक है। मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके रियल रूट्स के लिए कुछ कंडीशंस पढ़ाई जाती है। Determinant. तो आप ये कहते हो कि b स्क्वायर शुड बी मोर देन इक्वल टू 4ac, मेरे ख्याल से ये क्राइटेरिया होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स का। ऐसी ही इक्वेशन तो है, ये a हो गया, tan स्क्वायर थीटा वो x स्क्वायर हो गया, ये b हो गया, मतलब tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ tan थीटा। तो इसके रियल रूट्स की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इसी यही वाला कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं, रियल रूट्स की कंडीशन लगाएंगे। देखिए तो b स्क्वायर विच इज दिस माइनस आर should be more than equal to 4a into c। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा यार। ये कैंसिल कर सकते हैं ना आर स्क्वायर को इनइक्वालिटीज में, इनइक्वालिटी में आर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैथ्स के हिसाब से चलेंगे तो इनइक्वालिटी में वैसे कैंसिलेशन अलाउ नहीं होता, बट क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है तो ये आर स्क्वायर तो कट सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 4/25 हो गया, ये वाला 5 इस तरफ आ जाएगा और ये -10 उधर चला जाएगा, 15, फिर ये 20 इधर आएगा, 20 into 15, Certain √3. मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद, हाँ इसको कैलकुलेट करने के बाद r इज लेस देन इक्वल टू 10√3 आ रहा है। Yes, sir. तुम लोग पेन पेपर लगाना रहे, क्योंकि मैं वर्बली कर रहा हूँ तो गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं, मतलब मैं क्योंकि ऐसे सोच रहा हूँ कि इधर जाएगा उधर जाएगा, क्रॉस चेक जरूर करना। r लेस देन इक्वल टू 10√3, यस सर। तो मैक्सिमम कितना हुआ फिर, मैक्सिमम कितना हुआ अगर r की वैल्यू 10√3 से 10√3। सो मैक्सिमम रेंज आ गया, मैक्सिमम रेंज इज 10√3। ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 10√3 है, और वो कब होगी, मतलब कौन से एंगल पर होगी, मैक्सिमम रेंज 10√3 कौन से एंगल पर आएगी, तो वो भी देखो। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला उसके हिसाब से इसका रूट निकालेगा, तो tan थीटा शुड बी माइनस ऑफ b, यानी कि r प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। यार इसको मैं फिलहाल b स्क्वायर माइनस 4ac कर रहा हूँ इंटेंशनली, एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। एक्चुअली ये टर्म 0 आएगा यार, क्योंकि मैक्सिमम रेंज के लिए आप यहाँ इक्वल टू वाला साइन लोगे, मैक्सिमम रेंज के लिए यहाँ इक्वल टू का साइन चलेगा, और ये रिजल्ट बेसिकली क्या है, ये b स्क्वायर और 4ac लिखा हुआ है आपने, b स्क्वायर 4ac, तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए इक्वल टू साइन जब कंसिडर करेंगे
तो दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है, तो ये टर्म वैसे ही 0 हो जाएगा। यस सर। इसलिए क्या अननेसेसरली इसमें क्यों दिमाग लगाए, ये टर्म 0 होना है। r 10√3 निकाल चुके हो, अब रखो यहाँ पर r की वैल्यू 10√3, यहाँ पर r की वैल्यू 10√3। देखो tan थीटा कितना है, √3। तो मतलब थीटा 30 डिग्री आ गई। यस सर। तो इसका मतलब 30 डिग्री वो एंगल है जब मैक्सिमम रेंज जाएगी। मैंने कल पहले बोला था कि 45 हमेशा नहीं होता, 45 डिग्री एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती है, लेकिन तब प्रोजेक्शन पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट दे आर ऑन सेम लेवल। मतलब अगर 10 मीटर की हाइट से प्रोजेक्ट किया तो 10 मीटर की ही हाइट पर अगर प्रोजेक्टाइल एंड हो जाता है तो उसका रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पर आएगा। फिलहाल इसका आंसर आ रहा है 30 डिग्री। अब ये तो हो गया प्रॉपर तरीका क्वेश्चन करने का। अब अगर हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ट्रिक की तरफ चलना चाहें, मतलब एक सोचे कि कोई ऑब्जेक्टिव मेथड होता है जिससे हमारा टाइम बच जाता है, तो एक बात करो, देखो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइनल स्पीड कितनी आएगी यस सर। उस वाले मेथड से, √u² माइनस 2g y माइनस y0 वाले मेथड से? यस सर। बताओ कितनी आएगी फाइनल स्पीड जरा। ध्यान दीजिएगा, y0 ये है, ये जो 10 है ये आपका y0 है, सर 0। और ये जो 0 है ये y है, नहीं बच्चा, y मतलब फाइनल, तो फाइनल y 0 है, मतलब यहाँ 0 रखना है, यहाँ 10 रखना है, यहाँ 10 रखना है, यहाँ 2 रखना है, और u स्क्वायर मतलब 110 का स्क्वायर। 10√3 10√3 आ रहा होगा कैलकुलेशन से, ये वैल्यू आपकी 10√3 आएगी। यस सर। तो फाइनल स्पीड आपका 10√3 आ रहा है और इनिशियल स्पीड 10। अब आपको एक ऑब्जेक्टिव मेथड दे रहा हूँ, तो रेंज मैक्सिमम करने का जो एंगल होता है, मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर आएगा उसका एक ऑब्जेक्टिव रूल भी है, वो ये है tan ऑफ थीटा इक्वल टू इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय फाइनल स्पीड। ऑब्जेक्टिव मेथड है, इनिशियल स्पीड बाय द फाइनल स्पीड कर दीजिए, इनिशियल स्पीड 10, फाइनल 10√3, 10/10√3, आपको सीधा मालूम चल जाएगा कौन से एंगल पर मैक्सिमम रेंज आएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया था भाई, सब्जेक्टिव मेथड पहले जब कर लोगे तो आपको भरोसा होगा, क्योंकि 30 डिग्री हमारा आंसर आया हुआ, और ये सिर्फ यहीं पर नहीं बोल रहे, इवन लेवल टू लेवल वाले में, लेवल टू लेवल वाले में भी आप ध्यान दो, अगर बॉडी को आप u स्पीड से फेंक रहे हो और ये उसी हाइट पर वापस आ रहा है, जिस हाइट से गया था उसी हाइट से वापस आ रहा है, सेम हाइट पर है, जो हाइट यहाँ पर है वही हाइट यहाँ पर। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन सोचिए, जिस हाइट पर स्टार्ट किए थे उसी हाइट पर अगर आ रहे हो, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होनी चाहिए, अगर दोनों सेम हाइट पर है। यस। दैट मीन्स कि यहाँ और यहाँ सेम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, तो ये उसी स्पीड से वापस आएगा, जिस स्पीड से फेंका था उस स्पीड से आ जाएगा। और वैसे भी पैराबोला सिमेट्रिक है, कोई भी पैराबोला अपने मैक्सिमा के अबाउट सिमेट्रिक होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो जैसी सिचुएशन यहाँ है वैसी ही सिचुएशन यहाँ भी है। पिछली क्लास में भी कहा था कि फ्री फॉल मोशन जो होता है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, जो मोशन ऊपर जाते समय होता है वो नीचे आते समय रिवर्स होने लगता है वही। तो ऐसे में इनिशियल स्पीड u और फाइनल स्पीड u, तो अगर यही वाला कंसेप्ट लगाए, tan थीटा बराबर इनिशियल स्पीड बाय द फाइनल स्पीड, u बाई u, tan थीटा 1 अपने आप मालूम चल जाएगा 45 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम रेंज आएगी। यस सर।
ये थीटा जनरलाइज नहीं है, ये है थीटा, मतलब ये जो रिजल्ट है दैट इज द एंगल थीटा फॉर विच द रेंज विल बी मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि रेंज मैक्सिमम नहीं है फिर भी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ उस मोमेंट के लिए है जिस मोमेंट पर रेंज प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हो चुकी है और थीटा उसका इनिशियल एंगल है। और एक और बात देखो, ये प्रॉपर्टीज मैक्सिमम रेंज की प्रॉपर्टीज हैं। अगेन मैं बार बार इसको इसलिए चिल्ला रहा हूं कि इतना बोलने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं कि रेंज मैक्सिमम रेंज का न्यूमेरिकल नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती इसको लगाने बैठ जाते हैं। एक और बात देखिए, यहां पर कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आया है 10√3। यस सर। ठीक, एक और कंसेप्ट देखो, हम लोगों ने अपने प्रोजेक्टाइल में ये कह रखा है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट u cos थीटा होना चाहिए, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो अगर ये 10√3 है और अगर मान ले कि ये अल्फा एंगल पर है, ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही, तो इस 10√3 का जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा विच इज 10√3 इंटू कॉस अल्फा और u 10 इंटू कॉस थीटा, और थीटा हम लोग 30 डिग्री निकाल चुके हैं, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ चुकी है। जरा ये बताओ अल्फा कितना आएगा यार? सिक्सटी डिग्री। 60 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर है, अल्फा 60 डिग्री आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ देखिए, जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया था तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री ऊपर फेंका था। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इससे 30 डिग्री ऊपर की तरफ उसको प्रोजेक्टाइल को फेंका गया था, लेकिन जब वो प्रोजेक्टाइल वापस जमीन पे आया, जब लैंड किया उसने, तो वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे जा रहा है। मतलब अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इससे 30 डिग्री ऊपर वो प्रोजेक्ट हुआ था, लैंड जब कर रहा वापस तो 60 डिग्री नीचे जा रहा, तो लैंडिंग एट 60 डिग्री एंगल, ये टोटल एंगल कितना हो गया प्रोजेक्शन और लैंडिंग के बीच में? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब यहां चेक करो जरा, यहां पर मैक्सिमम रेंज के टाइम पर, मैक्सिमम रेंज के टाइम पर आपने उसको 45 डिग्री ऊपर फेंका है। पैराबोला सिमेट्रिक ग्राफ है, थोड़ा फिजिक्स से हट भी जाओ, मैथ में भी चले जाओ। जब ग्राफ सिमेट्रिक है, कर्व सिमेट्रिक है, तो यहाँ का टेंजेंट और यहाँ का टेंजेंट सेम एंगल बनाएंगे। अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये सारे टेंजेंट्स ऊपर आके मिलते हैं, यानी ये एंगल भी 45 बनेगा। विदाउट फिजिक्स, बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, कर्व है, सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ऊपर आपने उसको प्रोजेक्ट किया हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल से ही 45 डिग्री एंगल नीचे लैंडिंग कर रहा है। अब प्रोजेक्शन में और लैंडिंग के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये भी एक यूनिवर्सल कंसेप्ट टाइप नहीं हो गया कि चाहे एक हाइट ऊपर से, मतलब किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया हो और जमीन पे आ रहे हो, या ग्राउंड टू ग्राउंड, दोनों ही केसेस में एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम रेंज, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्शन एंड लैंडिंग के बीच 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। कॉमन कंसेप्ट देखो आप, at the maximum range the total angle between the projection and the landing is a 90 degree, is a 90 degree in both cases। और दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहे हैं,
कि फॉर द मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्शन एंगल शुड बी लाइक tan थीटा इक्वल्स टू u by v। ये दो यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। थोड़ा टफ हो रहा क्या ये? नो सर। नो सर। ऑब्जेक्टिवली याद रखते पाएंगे, ये एक नई चीज है आप लोग के लिए, बिकॉज मैक्सिमम रेंज की जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिस्कस नहीं होते कहीं। एक तो ये इसको ध्यान रखना, फॉर एनी प्रोजेक्टाइल द मैक्सिमम रेंज विल बी व्हेन tan theta equals to u by v, and when it is maximum range angle between projection and landing is always 90 degree। ये दो प्रॉपर्टीज है मैक्सिमम रेंज। अगर रेंज मैक्सिमम नहीं है तो मैं फिर से बोल दूं, ना तो ये 90 वाला कंसेप्ट बनेगा और ना ये वाला कंसेप्ट। ये दोनों ही कंसेप्ट सिर्फ मैक्सिमम रेंज के लिए। थोड़े अब एडवांस टॉपिक्स पे आगे, इनक्लाइंड प्लेन पे आइए। सपोज ये अल्फा है, जो इनक्लाइंड प्लेन का एंगल है वो अल्फा है, और बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। इसमें भी दो केसेस आते हैं, डाउनवर्ड थ्रो कर सकते हैं और अपवर्ड थ्रो कर सकते हैं। तो हम लोग अप वाला केस ले रहे हैं। यू स्पीड से थ्रो करते हैं और थीटा एंगल हम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में बदल सकते हैं, इसको क्वेश्चन में यहां से भी एंगल दे सकते हैं। हम लोगों ने थीटा हॉरिजॉन्टल से लिया है, और हम हॉरिजॉन्टल से इसलिए एंगल ले रहे हैं क्योंकि हमने जितने भी फॉर्मूले बनाए हैं उन सब के अंदर एंगल हॉरिजॉन्टल से रखा हुआ है। हम उसको बदल नहीं रहे बार बार, हम लोग कंफ्यूजन नहीं करना चाह रहे, तो हमने ऐसा ही, हमने जितने फॉर्मूले याद किए हैं सबके अंदर हॉरिजॉन्टल वाला एंगल। और ये कहीं जाकर के मैक्सिमम रेंज चाहिए आपको, आर की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक तो ये पता लगाना है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, प्लस ये भी पता लगाना है कि मैक्सिमम रेंज के लिए ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए। तो सिंबॉलिकली थोड़ा टफ लगता है, इसीलिए हम न्यूमेरिकल्स में आते हैं, और वैसे भी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही आने, कोई डेरिवेशन तो आएगा नहीं। तो मान लीजिए 30 डिग्री है और ये 20 मीटर पर सेकेंड है। हमें ये थीटा फाइंड करना है फॉर द मैक्सिमम रेंज, और ये मैक्सिमम रेंज भी निकाली, दोनों चीजें निकाली, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी और वो थीटा कितना होगा। भाई देखो, हमारे पास तो एक ही तरीका है, मतलब हम इसमें वेरिएशन नहीं कर रहे। जहां से प्रोजेक्ट किया है इस पे वाई एक्सिस बना लीजिए, एक्स एक्सिस बना लीजिए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ आर। तो अगर ये लेंथ आर है ये, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ये वाली हाइट r/2 हो जाएगी और ये वाला बेस इसका r√3/2 हो जाएगा। उस बेसिस पर कोऑर्डिनेट्स हो गए r√3/2, r/2। जो हमारी इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्टरी है विच इज y, तो y फाइनल देखिए, फाइनली y इज r/2 इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर आता है, g एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब r√3/2 का स्क्वायर, वो हो गया 3/4 r स्क्वायर। और यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा विच इज अगेन 1 + tan स्क्वायर थीटा।
सेम प्रोसेस पर लगा रहे हैं। ये काम नहीं कर रहे कि इंक्लाइन प्लेन आएगा तो मेथड दूसरा, हाइट आएगी तो दूसरा मेथड, कुछ मेथड एक ही रखेंगे अपना। कुछ कैंसिल सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, यहाँ से एक r, ये वाला r और एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर, एक तो ये 0 भी कैंसिल कर देते हैं। तो ये 3/4 और नीचे 40, मतलब 3/160 इंटू r और tan स्क्वायर थीटा उधर चला गया। कंफर्म कर लेना तभी आगे बढ़ेंगे। यस सर सही है। यस सेम चीज लगा दो फिर, सेम रिजल्ट, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर। tan थीटा का क्वाड्रेटिक है, रियल रूट्स की कंडीशन लगाओ, क्राइटेरिया ऑफ रियल रूट्स, b स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 4ac। और इनफैक्ट आप मोर देन वाला कंसेप्ट मत लगाओ, आप तो समझ गए हो, तो आप b स्क्वायर इक्वल टू 4ac करो। b स्क्वायर इक्वल टू 4ac विल डायरेक्टली गिव यू मैक्सिमम रेंज। b square equal to 4ac will give directly give maximum range. तो 60 बड़ा परेशान करेगा इसमें। देखो लिख रहे हैं यार, b स्क्वायर 3 इक्वल टू 4a इंटू c। सर 80/3 आ रहा है सर, r मैक्स। इसका आंसर क्या आ रहा है, r बराबर कितना आ रहा है, इसको भी हम पे जगह नहीं है करने की। सर 80/3। 80/3 3 कैंसिल, 40 हो गया था। 40 बराबर r प्लस 3r स्क्वायर 60। एट्टी आना चाहिए आंसर, वैसे 80/3 नहीं आएगा। नहीं सही बोल रहे हैं, हाँ ठीक, 80/3 आएगा। ठीक है, r इक्वल टू 80/3। वेरिफिकेशन कर सकते हैं, r को 80/3 रख के देख लो आपका सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा।
यहाँ 80/3 और यहाँ 80/3 रख के क्रॉस चेक कर लो। हाँ ना बोलो यार, हो रहा है नहीं हो रहा? 80/3 रख के तो वेरिफिकेशन तो हो रहा है ना? Yes, sir. वो एक्चुअली वहां पर फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। खैर, तो ये मैक्सिमम रेंज है। अब थीटा कितना होगा? थीटा भी तो निकालना। आर तो आ गया 80/3, बट थीटा की वैल्यू, तो ये क्वाड्रेटिक था tan थीटा का, tan थीटा क्वाड्रेटिक। तो tan थीटा बराबर माइनस ऑफ बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2a। वो b² माइनस 4ac न्यूमरेटर में नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको 0 मान चुके हो। तो सर √3 + 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। हाँ, आर की वैल्यू रख करके थीटा 60 डिग्री। भाई देखिए, वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, कोई सब्जेक्टिव ही है, तो टाइम तो लगेगा इसको सॉल्व करने में। बट ठीक है, आंसर 60 डिग्री आएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। ठीक है, यस सर। डन है। Yes, sir. थीटा 60 डिग्री। हाँ, अगेन एक सब्जेक्टिव मेथड है। अब इसका भी ऑब्जेक्टिव बता दें। देखिए, मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितने मर्जी बोलूँ कहोगे उतने ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, बस मुद्दा सिर्फ एक ही होता है। अभी तो सब अच्छा लग रहा होता है, जितना ऑब्जेक्टिव मिलता है सब अच्छा लगता है। और एक बहुत रियलिस्टिक बात बोल रहा हूँ कि ये इनमें से याद कुछ नहीं रहता। ठीक है ना, करंटली अच्छा लगेगा बिकॉज अभी रिसेंट है तो आपको लगेगा आप मजा आ रही है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बट एग्जाम टाइम में इनमें से कुछ भी दिमाग में रहता ही नहीं। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव मेथड से पहले आपको सब्जेक्टिव अप्रोच दे रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी अप्रोच है जो हमेशा दिमाग में रहेगी। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन तो प्रोजेक्टाइल के दिमाग में रहती ही रहती है, सबके दिमाग में रहती है। रही बात ऑब्जेक्टिव की कि कैसे किया, ऑब्जेक्टिवली इसको कैसे कर सकते थे, वो भी एक तरीका बता देंगे। एक बार फिर चेक करो। यहाँ थीटा 60 डिग्री आ रहा है। सॉल्व करने के बाद, ऐसा नहीं गेस किया हमने, ये वाला रिजल्ट चेक करो, लेवल टू लेवल वाला। फिर से एक बार, इसमें लेवल टू लेवल वाले में जब हम लोगों ने कहा था कि इसको थ्रो किया और ये वापस ऐसे आया, तो इस केस में मैक्सिमम रेंज यहाँ पर 45 डिग्री पे होती है। ये रिजल्ट सबको याद रहता है कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री के एंगल पर लेवल टू लेवल में। एक बात का नोटिस करो जरा, जो आपका वाई एक्सिस है और ये लाइन है जहां पर आपका रेंज जा रहा है, वाई एक्सिस और रेंज, इनके बीच कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर? टोटल एंगल बिटवीन द रेंज एंड वाई एक्सिस, टोटल एंगल बिटवीन 90 और ये 45 डिग्री 90 का हाफ है। यस मतलब हम लोगों ने जो प्रोजेक्शन दिया है, इस प्रोजेक्टाइल को जो प्रोजेक्ट किया है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वाई एक्सिस और रेंज के बीच बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये डायरेक्शन 90 का बाइसेक्टर, और वो चीज यहां भी वेरीफाई हो रही है। यह कैसे वेरीफाई हो रहा है देखो, ये आपका रेंज है,
रेंज इंक्लाइंड प्लेन पर। कितना एंगल है इस वाई एक्सिस में और रेंज के बीच में, जरा चेक करिए। एंगल बिटवीन द वाई एक्सिस एंड रेंज 60। इसको बाइसेक्ट करेंगे तो कितने एंगल पे जाएंगे? 30 डिग्री। 30। तो ये एंगल अल्फा 30 था। हम लोगों ने प्रोजेक्शन, ध्यान देना, प्रोजेक्शन डायरेक्शन, प्रोजेक्ट करने वाली डायरेक्शन 60 के बाइसेक्टर पे हो। तो अगर इसको 60 के बाइसेक्टर पे रखना है तो इसका मतलब ये एंगल आपको 30 चाहिए। यस सर। अब ये टोटल एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बनेगा? एंगल, टोटल एंगल विद हॉरिजॉन्टल, जिसको थीटा लिखा था, 60 डिग्री। यही आपका आंसर भी आया था, ये आंसर था। तो अब देखो, आपके मेमोरी पे डिपेंड करता है सब कुछ। हम लोग पे तो हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि हम लोग जितनी बार पढ़ा चुके हैं, कभी याद रहते हैं। हम जितनी बार पढ़ा चुके हैं आप लोग उतनी बार पढ़ ले तो आपको भी याद हो जाएगा। In both cases, projectile is projected in a direction. It is projected in a direction which bisects angle between y-axis and range. Projectile is projected in a direction which bisects angle between the y-axis and the range. ये ऑब्जेक्टिवली मालूम चल जाता है कि कितना एंगल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और सपोज प्रोजेक्टाइल डाउन द प्लेन, मान लीजिए ये 30 डिग्री एंगल है और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से आप नीचे की तरफ फेंक रहे हो, ऊपर से नीचे आना है। अब अगर पूछा जाए कि हमें कौन से डायरेक्शन में फेंकना चाहिए ताकि मैक्सिमम रेंज आए, यहां से प्रोजेक्टाइल को कौन सी डायरेक्शन में थ्रो करें ताकि उसका रेंज मैक्सिमम जाए, तो अब हम ऑब्जेक्टिवली करने जा रहे हैं। जहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया है आपने, प्रोजेक्शन पॉइंट, आप वहां वाई एक्सेस बना लो। ये हो गए वाई एक्सेस। और ये क्योंकि आएगा तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही गिरेगा, इंक्लाइंड प्लेन पर, तो ये लाइन आपकी रेंज होगी, इसी साइड रेंज आएगी। मैथ्स का कंसेप्ट लगा के ये एंगल निकाला जा सकता है। वाई एक्सिस और रेंज के बीच का एंगल मैथमेटिकल कंसेप्ट लगा के, अगर ये 30 है तो यहाँ वाला एंगल निकाल सकते हो। 120 आएगा ये। यस सर। Yes, sir. बस इसको बाइसेक्ट करके प्रोजेक्टाइल को फेंक दीजिए। 120 को बाइसेक्ट कर लेते तो 60 डिग्री हो गया। तो यानी प्रोजेक्टाइल को कुछ इस तरीके से थ्रो करना चाहिए जो यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाए, वो प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम आए। मतलब इट शुड बी 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस और इट शुड बी 60 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन। तो प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन फॉर द मैक्सिमम रेंज, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हो गया क्वेश्चन, समझ पाए? Yes, sir.
तो ये कुछ आपको मैक्सिमम रेंज से रिलेटेड कंसेप्ट बता दिया आपको कि मैक्सिमम रेंज के एंगल्स कैसे देखे जाते हैं, मतलब ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन से एंगल पर मैक्सिमम रेंज होगा। तो दो तरीके के कंसेप्ट काम करते हैं इसमें, एक ये बाइसेक्ट करने वाला कंसेप्ट, और एक और कंसेप्ट जो बताया था कि मैक्सिमम रेंज के लिए अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना हो तो थोड़ी देर पहले एक मेथड बताया था कि tan थीटा बराबर u अपॉन v। ये आपको प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट वाले एग्जांपल्स में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट वाले एग्जांपल्स में, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट मतलब किसी टावर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में हाइट गिवन होती है, तो जब हाइट गिवन होती है तो एनर्जी मेथड से हम बाद वाली स्पीड निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पर आपको हाइट कहाँ मालूम है, देखिए आपको कहाँ पता है कि जब स्टार्ट किया और जब खत्म हुआ तो ये हाइट कितनी है, मालूम ही नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम बिल्डिंग, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, उनमें हाइट पता होती है, तो वहां पर आप एनर्जी मेथड से v निकाल सकते हो और tan थीटा भी निकाल सकते हो जिस एंगल पर मैक्सिमम रेंज जाएगी। और जिसमें हाइट नहीं पता है वहां पर मैक्सिमम रेंज के लिए जो आपका एंगल चाहिए वो बाइसेक्टर वाले कंसेप्ट से निकालो। दो कंसेप्ट है, एक बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट है, एक u बाई v वाला कंसेप्ट। ऐसे अब याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव। बाकी सब्जेक्टिव तरीका बता दिया है, सब्जेक्टिव तरीका एक ही है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिख करके उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें और रियल रूट्स की कंडीशन लगा दें, तो मैक्सिमम रेंज हर जगह कैलकुलेट हो जाती है। और एक ये सब होने के बाद एक और रिजल्ट है प्रोजेक्टाइल का जिसका काफी फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन है। मतलब इसके मालूम होने से कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे थोड़े आसान हो जाते हैं, उनको करने का तरीका छोटा हो जाता है और कुछ नहीं। उसमें एक है, सपोज प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने यहां से थ्रो किया एट थीटा एंगल, और वो प्रोजेक्टाइल कहीं पे जा करके खत्म हो गया किसी पॉइंट पर जाकर के मान लीजिए, और जिस पॉइंट पर वो खत्म हो रहा वो एंगल जहां पर प्रोजेक्टाइल खत्म हो रहा है ये एंगल, इसने बताया यार। देखो पहले आप स्पेसिफिकेशन समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया u स्पीड से, उस प्रोजेक्टाइल में उसकी जो ट्रेजेक्टरी बन रही है, उस प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी बन रही है उसके ऊपर कोई एक पॉइंट चूज करें आप, ट्रेजेक्टरी के ऊपर कोई पॉइंट रैंडमली चूज किया गया है, अ पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्टरी, और जहां से प्रोजेक्ट किया गया है और जहां पर प्रोजेक्टाइल को लैंड करा हुआ है, मतलब उसकी जो एंडिंग है, और ये कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन पाथ, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट, बट ट्रेजेक्टरी के ऊपर है। हम इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं, इन दोनों को मिला दीजिए, मतलब एनी पॉइंट ऑन द पाथ को प्रोजेक्शन से कनेक्ट कर दें और उसे एनी पॉइंट ऑन द पाथ को लैंडिंग से कनेक्ट कर दें। और सपोज ये एंगल्स अल्फा एंड बीटा है एंड प्रोजेक्शन वाज थीटा, जिस एंगल पर फेंका गया था वो थीटा है, तो इन तीनों एंगल्स में एक रिलेशन चलता है, इन तीनों एंगल्स में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन है कि tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा इज tan ऑफ थीटा। ये एक रिलेशन चलता है बिटवीन द थ्री एंगल्स। एक एंगल प्रोजेक्शन का है और बाकी दो एंगल्स क्या है, ट्रेजेक्टरी के किसी भी पॉइंट को इनिशियल और फाइनल वाले से कनेक्ट करो
और वो एंगल्स अल्फा बीटा बनाए विद एक्स एक्सिस, एंगल्स अल्फा बीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये एक रिलेशन चलता है। प्रूफ कह सकते हैं इसको, देखो कैसे। सपोज ये जो एनी पॉइंट है ये एक्स कॉमा वाई है और ये पूरा रेंज है। इसको कोई पॉइंट पी नाम दे दो यार, एनी पॉइंट पी, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको ए नाम दे दे, और पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसको सी नाम दे दे। tan ऑफ अल्फा की वैल्यू फ्रॉम द ट्रायंगल APC, ट्रायंगल APC, tan अल्फा की वैल्यू, ये वाली हाइट और ये हाइट बेसिकली y कोऑर्डिनेट है, फिर y डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस AC जो कि x कोऑर्डिनेट है। ट्रायंगल PBC, ट्रायंगल PBC से अगर हम tan बीटा कैलकुलेट करें tan of beta from the triangle PBC, so it is perpendicular which is y upon this base, और ये बेस r माइनस x होगा, इसलिए ये लेंथ x आएगी क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर है। tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू मतलब y बाई एक्स और प्लस y अपॉन r माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करना है। ये tan अल्फा है, ये tan बीटा है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू आर माइनस एक्स और उधर y कॉमन y इंटू, ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू। हालांकि प्रूफ यार हम लोग के मतलब में होता नहीं है, बट जस्ट कॉन्फिडेंस बुक के लिए। अब जो आपकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, अब इसको हटा देते थोड़ा सा स्पेस के लिए। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहती है कि y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। और रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हम यहां से u स्क्वायर की वैल्यू लेना चाहते हैं। हम u स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेंज, u स्क्वायर g इंटू आर डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, वैल्यू ऑफ u स्क्वायर यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम u स्क्वायर को रेंज के फॉर्म में ला रहे हैं, तो ये u स्क्वायर हटा देते हैं, ये g इंटू आर अपॉन साइन 2 थीटा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन भी हो जाएगी, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, एक कॉस थीटा कैंसिल कर जाएगा, एक 2 कैंसिल कर जाएगा, यहाँ साइन थीटा बचेगा, यहाँ कॉस थीटा बचेगा। साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 और 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा कैंसिल, साइन बाई कॉस बचेगा जो कि tan थीटा होगा। सर जी भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी भी कैंसिल करेंगे, यहाँ tan थीटा बचेगा, एक जी का कैंसिलेशन होगा, ये 2 चला गया, और यहाँ से मेरे को tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। tan थीटा कॉमन कर लेंगे तो वो बचेगा x माइनस स्क्वायर बाई आर। फाइनली x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर इंटू tan थीटा। इससे जब tan थीटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखोगे तो ये बनता है y इंटू आर डिवाइडेड बाय, ये चीज बनती है, इसी से देख लो आप, और ये एग्जैक्टली यही चीज है।
यस सर। तो ये इसका प्रॉपर प्रूफ है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा। Yes. यस सर। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ। लेकिन हम लोग डेरिवेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई बोर्ड का एग्जाम देना है, हमें इसकी हम लोग को एप्लीकेशन समझनी है, इससे हमको फायदा क्या मिला। इस रिजल्ट से हमारा कोई न्यूमेरिकल कोई सॉल्व होगा तब तो ठीक है, नहीं तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा, इसका क्या फायदा है मुझे। भाई तब तो ठीक है, अगर ऐसा बेनिफिट ही नहीं है तो बेकार है प्रॉब्लम, हम क्या कर ले। प्रॉब्लम देखो, यहां पर कह रहे हैं कि कोई एक वॉल है जिसकी हाइट 4 मीटर की है, और इधर से इस साइड से एक बॉडी को थ्रो किया गया एट सम डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एट एन एंगल ऑफ, एंगल नहीं मालूम, एंगल कैलकुलेट करना है। किसी एंगल पर एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया विथ सम स्पीड, और वो इस वॉल को जस्ट क्रॉस करती है, वॉल को जस्ट क्रॉस कर रहे, इससे लिख दे रहे जस्ट क्रॉसेस द वॉल एंड फॉल्स एट 12 मीटर ऑन अदर साइड, 12 मीटर डिस्टेंस, थोड़ा सा लैंग्वेज कट किया, एंड इट फॉल्स एट 12 मीटर डिस्टेंस ऑन द अदर साइड। वो 12 मीटर डिस्टेंस वॉल से दी गई है, 12 मीटर वॉल से 12 मीटर दूसरी साइड पर। इसका क्या मतलब है, पहली बात तो जस्ट क्रॉसेस का सर बिल्कुल छू के जाएगा। सर हाइट उसका 4 मीटर होगा। छू करके चलेगा, मैक्सिमम हाइट नहीं है वो, यही इसीलिए मैंने लैंग्वेज लिखा है। जस्ट क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि 4 मीटर मैक्सिमम हाइट है, जस्ट क्रॉस का मतलब है बिल्कुल उसको किसी तरीके से टच करके निकाल। भाई जस्ट पास हुए हैं तो क्या मतलब है, जो पासिंग मार्क्स है उतना ही है। यस। तो जस्ट पास होना मतलब जस्ट क्रॉस हुए, तो इसका मतलब ये 4 मीटर की हाइट को टच कर गए, बट इट इज नॉट मैक्सिमम। क्यों नहीं है, इधर आप 8 मीटर हो, इधर 12 मीटर हो, अगर ये मैक्सिमम होता तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए था ना, यस सर। क्योंकि प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो एक तो ये कॉमन मिस्टेक होती है सबसे कि इसको मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं, मैक्सिमम लोगों से ये मिस्टेक होती है। अब क्या करते हैं, हमें थीटा निकालना है, थीटा भी निकालना है, यू भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग इनिशियल वाले पॉइंट से मिला देते हैं और बाद वाले पॉइंट से मिला देते हैं। ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, और अभी अभी हम लोगों ने प्रूविंग की है, जस्ट नाउ एक प्रूविंग की है कि tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा। क्या tan ऑफ अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। 1/2 और tan ऑफ बीटा 1/3. ना, एक लाइन में आंसर आएगा, मतलब स्पीड बढ़ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। इस तरीके के जो कंसेप्ट आज के जो कंसेप्ट बोल रहा हूँ आप लोगों से, वो ये एक तरीके से यूनिक टाइप के कंसेप्ट हैं जो हमें थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। थीटा आ गया। अब जब बाकी 8 और 12 यानी रेंज मालूम चल गई, यस सर। 20 मीटर रेंज है। यस तो रेंज वाला फॉर्मूला लगा दें भाई, u स्क्वायर बराबर g इंटू आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा। g पता है, r पता है, यहाँ से साइंटिफिक कैलकुलेटर से थीटा भी आ जाएगा, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से नहीं भी आएगा तो आप ट्रायंगल बना करके निकाल सकते हैं, देन u कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब इसमें न जाने कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बार स्टार्ट हो गया बस उसके बाद खत्म। वो पूछ लें यहाँ पर क्या स्पीड होगी, वो भी निकाल सकते हैं। जब यू कैलकुलेट हो जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं। Yes, sir. समझ पाए इसको यार? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ प्रोजेक्टाइल के यूनिक मेथड्स हैं सॉल्व करने के क्वेश्चंस के, और एक लेक्चर और बचा है इसमें। ठीक है।